वेलकम बैक अ न्यू लेक्चर गाइस। आज के इस लेक्चर के अंदर में वापस से हम केमिस्ट्री के एक और न्यू चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 उपसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो चैप्टर है भाई इतना ज़्यादा इजी चैप्टर है गाइस, इतना ज़्यादा इजी चैप्टर कि मतलब आधे घंटे में इतना अच्छे से कंप्लीट होगा ना कि आप बोलोगे केमिस्ट्री का भाई ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है। वैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि एकदम थ्योरी बेस होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और हाँ, इसमें एक टॉपिक आता है जो सबको हिला देता है, ठीक है। बट मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा ना, ये टॉपिक भी मिनटों में बन जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं वेटेज बताता हूँ। जब भी हम वेटेज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अपना लेवल क्या है और इस चैप्टर का लेवल क्या है, जिससे पता चलता है ये चैप्टर तो भाई हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो देखो, इस चैप्टर का हम देखें वेटेज तो 7 नंबर का यहाँ पर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन ही पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का परिभाषा ही पूछा जाएगा। और फिर 4 नंबर में भाई, 4 नंबर में क्या आता है पता है? आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नेमिंग। अब बोलेगे भाई यार अब तो थोड़ा सा डर लगने लगा, मतलब केमिस्ट्री है तो ये तो आएगा ही आएगा। 11th में हमने छोड़ दिया था तो हमें तो भाई पता नहीं, इसके कुछ भी नियम नहीं पता हमें। हमें तो आता ही नहीं नामकरण करना, हमें तो अपना नामकरण नहीं किया था। ये तो भाई रिएक्शन के नामकरण है तो कैसे बनेंगे? तो देखो, घबराने की बात नहीं है। मैंने बताया कि मैं बहुत ही अच्छा टिप्स लाया हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक लाया हूँ। 5 नियम भाई, बहुत ज़्यादा इजी नियम, ठीक है। 5 नियम फॉलो करना और ये आईपीएससी नेमिंग के 4 नंबर आपके हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। लाना भूल गया हूँ बट मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ सामने में। आप देखो, ये जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाएंगे। आपको रिएक्शन देंगे और रिएक्शन का नेमकरण आपको पूछा जाएगा कि उसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी दिया जाएगा और उसका आपको जो रिएक्शन होता है, हमारा सूत्र होता है, वो लिखने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे अथवा में क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी, मिनटों में, मतलब 1 मिनट में एक रिएक्शन आप बना लोगे, इतना ज़्यादा ईजी होता है। तो चलो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। 1 नंबर के लिए मैंने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्टिव वाला अर्थ से क्लास आएगा, बाकी तो क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर और 4 नंबर का यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे आधे घंटे के अंदर में। ओके, आधे घंटे के अंदर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जितना आसान तरीके से हम जितना जल्दी तरीके से चैप्टर करेंगे उतना ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप पीवाई की बुक ओपन करना, चाहे भी कोई से भी एडिशन हो, 2025 का हो, 24 का एडिशन हो या 2026 का भी एडिशन, कोई से भी एडिशन हो सकता है। परीक्षा साल हो या परीक्षा बोध हो, बस पीवाई आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप गूगल में डाउनलोड कर लो या फिर मेरे ग्रुप में डाला हुआ है, वहां से आप पीवाई ले लेना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो नहीं बनता है आप गूगल में सॉल्व कर लो या एआई से सॉल्व कर लो, या 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। और वैसे भी यार लेक्चर देखने के बाद तो बनने ही वाले हैं, ठीक है। सो चलो हम देखते हैं पहले 8 टॉपिक जो इस चैप्टर में है पढ़ने हैं, उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक और उसके प्रकार पढ़ेंगे। योगात्मक यौगिक 2 नंबर पूछा जाएगा कि भाई इसका परिभाषा बताओ कि आखिर ये योगात्मक यौगिक होता क्या है। इसके 2 प्रकार है जो कि है द्विक लवण और एक है उप सहसंयोजी यौगिक। सो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका केंद्रीय धातु, परमाणु और लिगेंड के बारे में हम पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देन आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे। 3 ही प्रकार के लिगेंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। नाम जैसे आप सुनोगे ना आपको समझ आ जाएगा भाई ये होता है इजी, ठीक है। और 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। 1 नंबर में रिएक्शन पूछे जाएंगे, फार्मूला पूछे जाएंगे, बन जाएगा यार बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। कुछ ही कुछ आपको याद करना है एंड आराम से बन जाएगा। फिर है औपेशी नामकरण के नियम हम पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे। संयोजन जो संयोजकता बंध है, सिद्धांत है, वो पढ़ेंगे। VBTW कहते हैं जिसे, मतलब VBT कहते हैं, ठीक है। उसके यहाँ पर वर्णन सिद्धांत जो है वो हम पढ़ेंगे। तो यही टॉपिक है, गिने चुने ही टॉपिक्स है जिसमें हमें कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं योगात्मक यौगिक। नाम से ही स्पष्ट भी गया, कुछ ऐसे यौगिक जिसे हम लोग जोड़ के बनाते हैं। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे यौगिक लेते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे यौगिक लेते हैं और सभी यौगिक को जोड़ लेते हैं। जैसे ही वो जुड़ता है गैस, ठीक है, जैसे ही वो जुड़ता है, जुड़ने के बाद उसे गर्म कर देते हैं और गर्म करने के बाद जो हमें मिलता है, जो हमें क्रिस्टल पदार्थ मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं योगात्मक यौगिक कहते हैं। पढ़ो ध्यान से, जब 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों को निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं तो एक क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो गाइस देखो कितना ज्यादा इजी था ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। सारे कहाँ, अभी तो एक ही पढ़े हैं, अभी तो बचा है भाई केमिस्ट्री का जलवा आना बाकी है। सो देखो अभी हम क्या करेंगे ना, इसके प्रकार पढ़ेंगे। अब इसके प्रकार पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, या आपके लिए ही काम का बात है। वो है भाई मेरे शॉर्ट नोट्स, वो है मेरे शॉर्ट नोट्स। देखो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे इस चैप्टर की, और बल्कि इस चैप्टर के नहीं बल्कि पूरे केमिस्ट्री का बनाया था मैंने, फर्स्ट चैप्टर का छोड़ के, जिसमें मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स बनाया था। और वही शॉर्ट नोट्स को मैं क्या करता हूँ, अपग्रेड करता हूँ और डिजिटल फॉर्म में
ऐसे कुछ फॉर्म में मैं बनाता हूँ। अब यकीन नहीं आएगा तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा हेरिटेज नोट्स है और मेरा डिजिटल नोट है, दोनों ही सेम होते हैं। बस मैं क्या करता हूँ, अपना जो हेरिटेज है उसमें मैं थोड़ा सा और लंबा लिखा रहता हूँ एग्जाम फॉर्म में, तो वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक लाइन में। इसलिए मेरा लेक्चर बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि मैंने ईजी शब्दों में ये लिखा हुआ है। तो बस आपको वैसे ही करना है। तो आपको क्या करना है, ये 4 पेज का भाई, ये 4 ही पेज का इस चैप्टर का नोट्स है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आप ज्वाइन करना और वहाँ से लेना और इसे पढ़ना, ठीक है। चैप्टर के बाद आप पढ़ना, लेक्चर के बाद इसे पढ़ना। डिजिटल नोट्स भी पढ़ सकते हो, सेम ही है, बट मैं बोलूँगा कि मेरे हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख के बताया हूँ। लाइक यहाँ पास अगर देखोगे तो यहाँ पास मैंने क्या लिखा है, द्यूक लेवल को, जो जल में नहीं घुलते, मतलब घुलने पर क्या होता है, ये टूट नहीं जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, अगर हम लोग क्या करते हैं भैया, कुछ यौगिक को जल में डालते हैं और वो टूट जाते हैं, सो हम क्या करते हैं भैया, वो बोलते हैं उसे ड्यूक लेवल। सो यहाँ पर देखो, ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो ड्यूक लेवल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ना कुछ जमा के लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लिखे हैं, बट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो मैं बोलूँगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद ये जरूर से करना। सो अभी हम वापस से पहुँचते हैं अपने इस टॉपिक पर, कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, योगात्मक यौगिक के प्रकार पढ़ रहे थे। 2 प्रकार हमने बताया, एक होता है ड्यूक लेवल, एक होता है उपसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्यूक लेवल क्या होता है, मैंने बता दिया, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, कुछ यौगिक है उसे पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद हम देखते हैं भाई वो अपने आयन में टूट जाता है। जैसे वो अपने आयन में टूटता है तो हम बोलते हैं कि वो जो टूटा है वो यहाँ पर ड्यूक लेवल होगा। जो नहीं टूटेगा अपने आयनों में, वो होता है उपसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, या तो आप 1 नंबर में देखो या 2 नंबर में पूछा जाएगा कि ड्यूक लेवल क्या होता है, तो आप बताना है ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, ड्यूक लेवल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोहर लवण जो है वो यहाँ पास क्या हुई है, ड्यूक लेवल का एग्जाम्पल होगा मोहर लवण। क्या होता है मोहर लवण। अब इसका यहाँ पर जो सूत्र होगा वो थोड़ा सा लंबा है, बट यार काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ईजी है। पता है, मैं जब पहली बार देखा था तो मुझे भी ये टफ लगा था, इसका जो सूत्र है वो बहुत लंबा लगता है, पर बहुत ज्यादा ईजी है। जब 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाता है, ठीक है। तो क्या भैया, FeSO4 NH4 2SO4 6H2O। सो ये है इसका रिएक्शन, मतलब कि ये इसका रिएक्शन ही बोल सकते हैं, सूत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर है उपसंयोजी यौगिक, ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, अर्थात अपनी वास्तविक पहचान जो है वो बनाए रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उपसंयोजी यौगिक। एग्जाम्पल के लिए K4FeCN6, ये यहाँ पर होने वाला है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बस यार पढ़ना है, समझना है, इतना ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, कि ये धातु परमाणु क्या होता है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, तो ऐसे धातु परमाणु जिससे लिगेंड बंधे होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो भाई ये लिगेंड क्या होता है, ये लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड क्या है, ऐसे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लिगेंड कहते हैं। भाई बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ आया है पढ़ के, लेकिन थोड़ा और अच्छे से समझा दो, ये लिगेंड और ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। तो चलो एक साथ बात करते हैं इसकी, ठीक है, एक साथ बात करते हैं, दोनों चीजों को एक साथ ला लेते हैं और देखते हैं कि भैया ये क्या है, एग्जाम्पल सिर्फ बता देते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिगेंड, कि आखिर लिगेंड क्या होता है। देखो, ऐसे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु पर परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। यहाँ पास क्या हो रहा है, ये जो लिगेंड होंगे ना वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे किसे, केंद्रीय धातु परमाणु को। और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ऐसे धातु परमाणु जिससे लिगेंड बंधे होते हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा केंद्रीय धातु परमाणु है जो कि बंधे हैं लिगेंड के साथ, और ये जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे केंद्रीय परमाणु धातु को, मतलब दोनों ही आसपास होंगे, दोनों ही आसपास होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पास ले लिया, कौन सा भैया, हमने उपसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल लिया, कौन सा, K4FeCN6, ये हमने लिया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोष्टक में आप देख रहे हो, ये जो कोष्टक में मैं दिखा रहा हूँ CN6, ये CN6 जो है, ये जो कोष्टक में है, ये यहाँ पास लिगेंड होने वाला है, ये लिगेंड होने वाला है, और लिगेंड के जस्ट पास में जो जुड़ा हुआ है Fe, ये होने वाला है अपना, क्या होने वाला है, केंद्रीय धातु परमाणु होने वाला है। अब देखो ये है केंद्रीय धातु परमाणु जो कि बंधा हुआ है किससे, लिगेंड के साथ। देखो एक ही कोष्टक में बंधा हुआ है, क्या है भैया, देखो ये बंधा हुआ है, जब आप रिएक्शन बनाओगे तो पता चलेगा ये बंधा हुआ है, ठीक है। ये जो है बंधा हुआ है, कुछ ना कुछ बंध बना के बंधा हुआ है, और ये क्या करता है, ये ना इलेक्ट्रॉन का युग्म जो है इसे दान करता है, ये इलेक्ट्रॉन का युग्म दान करता है। अब ध्यान से देखो, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो Fe है,
केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो Fe है, और लिगेंड कौन है, तो Cn जो है वो लिगेंड है। अब इसके जगह बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं, Cn के जगह में काफ़ी सारे होंगे, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर Cn ही होने वाला है। एक दो आप और क्वेश्चन में देख लेना, बाकी Cn के अलावा बहुत ही कम चांस है कि और कोई पूछा जाएगा, ठीक है। तो Cn जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं, उसे Cn यहाँ पर लिगेंड होने वाला है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है दान करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्म दान करता है, किसे करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को करता है। सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, बस आपको समझना था। क्या समझना था, बस यही समझना था आपको। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आवेश के आधार पर। अब आवेश सिंपल से भैया धन आवेश हो सकता है, ऋण आवेश हो सकता है। तीसरा प्रकार क्या है, उदासीन आवेश, जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, ना ही निगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो, सो उदासीन हो जाता है। तो भैया धन आवेशित क्या होता है, अगर लिगेंड देखिए, धन आवेशित लिगेंड देखें, तो भैया जिस पर धन आवेश होता है वो लिगेंड यहाँ पर धन आवेशित होगा, जिसमें ऋण आयन होगा वो ऋण आवेशित होगा, जिसमें कोई भी आयन नहीं होगा वो उदासीन होगा। एग्जाम्पल याद कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है H3O प्लस है, NO2 प्लस है, और यहाँ पर देखोगे माइनस में Cl माइनस क्लोरीन होता है, क्लोरीन, ठीक है, वो माइनस में होता है, ब्रोमीन है, और फिर Cn है। तो ये सभी क्या है, लिगेंड होते हैं। तो मैंने बताया लिगेंड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो हो सकता है Cl हो सकता है, Br भी हो सकता है उसी कोष्टक के अंदर में, ठीक है, या फिर यहाँ पर Cn भी हो सकता है। अगर Cn है तो साइनो इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, साइनोइड इसे कहते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं है, जैसे H2O हो गया, यहाँ पर क्या हो गया भैया, NH3 हो गया, तो इनमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये उदासीन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि भैया 3 प्रकार के लिगेंड है, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित, एक उदासीन होता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम पढ़ सकते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण जो होने वाला है बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बट लोग इसे टफ बना देते हैं। और जब मैं अभी 12th क्लास में था, कुछ महीने पहले, मतलब 5-6 महीने पहले ही बोल दो, जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे तो एक बार में समझ आ चुका था, बट मेरी एक फ्रेंड को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। ऑनलाइन फ्रेंड था, मैं तो स्कूल नहीं गया, आपको पता है मैं क्लास 12th प्राइवेट किया था, मैं स्कूल एक भी दिन नहीं गया था। तो मेरा एक ऑनलाइन फ्रेंड था जिससे ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ऑनलाइन में ही उससे समझाया था, और आधे घंटे में उसने भी अच्छा समझ लिया था। और ये IPSC नेमिंग तो भाई उससे मिनटों में बनने लगे थे। तो वही ट्रिक चलो मैं आपको भी बता देता हूँ, ताकि आप भी आसानी तरीके से ये पूरा का पूरा समझ सके, और 4 नंबर इसके जो है आप आराम से ले सको। तो 4 नंबर लेने के लिए आपको 5 नियम पढ़ने होंगे। हैंड रिटन नोट्स में आप देख सकते हो, इसे मैंने अपग्रेड किया है, अपने अकॉर्डिंग मैंने बनाया था बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल ही नियम है। अब चलो डिजिटल फॉर्म में इसी नियम को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला नियम क्या बोलता है, सबसे पहला नियम बोलता है IPSC नामकरण के लिए सबसे पहले धनावेशित जो है, धनायन जो होने वाला है, वो उसका नाम जो है आपको पहले लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है धनायन का नाम। क्या करना है, धनायन का नाम लिखना है, ठीक है। यदि कोष्ठक के बाहर में धनायन उपस्थित हो तो, ठीक है, अगर कोष्ठक के बाहर में धनायन होता है तो आपको क्या लिखना है, धनायन का नाम पहले लिखना है। अब एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। पहले हम क्या करेंगे, नियम पढ़ लेते हैं, फिर नियम के साथ साथ हम लोग एग्जांपल कर लेंगे, फिर 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ये आराम से बन जाएगा आपसे, और फिर आप की जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा नियम बोलते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे हम धनायन का नाम लिखेंगे उसके बाद हम लोग लिगेंड की संख्या जो है वो लिखेंगे, कि लिगेंड के कोष्ठक में जो संख्या होता है ना, वो हम देखेंगे कितने संख्या है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो भी संख्या होगा ना उसका हम लोग क्या करेंगे ना, उसका साइंटिस्ट नाम लिखते हैं। जैसे 6 है तो हेक्सा होता है, 4 है तो भैया टेट्रा हो जाता है। तो ऐसे में उसका नाम लिखने वाले हैं। एक सेकेंड यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर 6 है तो भैया हेक्सा हो जाएगा, 4 है टेट्रा हो जाएगा। ऐसे ही आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, आप निकाल लेना है। यहाँ पर मैं लाना भूल गया हूँ, ठीक है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर में, कि भैया 1 होता है तो क्या कहते हैं, 2 होता है क्या कहते हैं, 3 होता है तो क्या कहते हैं। तो ऐसे आपको कर लेना है कुछ चीज़ें, और फिर आपसे पूछा जाएगा तो आप बना लोगे। फिर अगला यहाँ पर है लिगेंड का नाम जो है वो लिखना है। लिगेंड जो भी अंदर में, जैसे Cn है तो उसका नाम हम लोग साइनो कहते हैं या साइनोइडो कहते हैं। वैसे Br भी हो सकता है, Cl माइनस भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। फिर अगला देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो है वो आपको लिखना है, और आपको 8 लगा के लिखना है। उसमें क्या लगाना है, 8 लगाना है, 8 लगाना। कोई सभी अगर केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें 8 लगा के ही हमें वो लिखना होता है। लास्ट नियम बोलता है कि भैया ऑक्सीकरण संख्या जो है धातु की वो हमें लिखना है। धातु कौन सा भैया, वही जो होने वाला है केंद्रीय परमाणु जो होने वाला है, केंद्रीय धातु परमाणु होने वाला है, वही यहाँ पास धातु है हमारा। तो उस धातु को ऑक्सीकरण संख्या में निकालना है, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। चलो मैं आगे बताता हूँ, कुछ के तो आपको याद करने पड़ेंगे जो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पास हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिया है यहाँ पास K4
FeCN6। वही एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके और आसानी भी हो हमारे लिए। नए नए एग्जांपल लेंगे तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है और याद करने में भी कठिन हो जाता है। तो हमने लिया ये एग्जांपल। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बताया था क्या क्या है। ये होता है लिगेंड, और लिगेंड कितने हैं वो यहाँ पर संख्या बताता है। ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और यही धातु है, इसका ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना है। और ये क्वेश्चन के बाहर में है, इसका मतलब ये धन आयन होने वाला है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, धन आयन का नाम लिखना होता है। धन आयन का नाम के को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। के को पोटेशियम कहते हैं। आपको आवर्त सारणी तो पता होगा, मैंने बताया था पिछले क्लास के अंदर में आवर्त सारणी। तो ये के जो होता है वो पोटेशियम होता है, तो सबसे पहला नाम होगा पोटेशियम का, तो हमने पोटेशियम ले लिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में हम लिगेंड कितना है वो देखेंगे, तो 6 है, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। तो सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड में जो लिगेंड है उसका नाम देखेंगे, तो CN है। CN को मैंने बोला था साइनो बोलो या साइनेडो बोलो, तो यहाँ पर साइनो लिख देते हैं। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप जिसमें लोग केंद्रीय धातु परमाणु देखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, यहाँ पास Fe है, जिसे हम लोग फेरस कहते हैं। और मैंने बोला था इसमें हम लोग 8 लगाएंगे। क्या लगेंगे, 8 लगेंगे, तो फेरस का फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ये 4 यहाँ पास कंडीशन हो गया। पांचवा यहाँ पर देखते हैं, पांचवा रूल क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है धातु का। अब धातु कौन सा है, Fe है, तो इसका हम निकालेंगे क्या, इसका हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो उसके लिए आपको ये जो तत्व है, ठीक है, धातु होने वाले, तत्व होने वाले, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है पता होनी चाहिए। कुछ के चलो मैं बता देता हूँ, बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा। और थोड़े बहुत तो 2-3 भी होते हैं, तो वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। और ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, कुछ ही पूछे जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएगा। जैसे देखो ये के है, तो के का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो वो होता है 1। अब यहाँ पर 4 है, तो एक गुर्त हमने 4 कर लिया, ये K4 का हो गया। Fe का हमें निकालना है, तो इसे x मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, Cn देखते हैं। Cn का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, -1 ले लिया। कितना है, 6 है, 6 ले लिए। बराबर में 0 डालते हैं ताकि हम इसे चेंज कर सके, पलट सके, इस साइड से इस साइड भेज सके। और जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1 से बराबर 2 मिल जाता है। और मैंने यहाँ पर बताना भूल गया था, नियम में यहाँ पर जो भी यहाँ पर संख्या आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे और रोमन अंकों में लिखेंगे। क्या करेंगे, रोमन अंकों में लिखेंगे। इसमें रोमन अंकों में लिखेंगे। जो हमने यहाँ पर लिखा था 2 है, तो 2 को हम लोग 2 डंडी लगा के लिखेंगे। 3 है तो 3 डंडी लगा के लिखेंगे। 1 है तो 1 डंडी लगा के लिखेंगे। ऐसे में लिखना होता है। अब हमने 5 स्टेप में ये सारी चीज़ निकाल ली। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो पोटेशियम है, हेक्सा है, साइनो है, फेरेट है, और यहाँ पर 2 है। सबको जोड़ेंगे, क्या होगा, पोटेशियम, और फिर यहाँ पर देखो हेक्सा, उसका साइनो, फिर फेरेट और 2। अब एक साथ पढ़ो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2। कितना आसानी से हमने ये बना लिया। अब चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देते हो जो कि PYQ में आए हैं, जो कि PYQ में आया है। ठीक है, PYQ में आया हुआ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है ना चेंज कर दिया है किसको, एक सेकंड, यहाँ पास लेजेंड जो है वो चेंज कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पास क्या है, जिंक है। और यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पास क्या दिया हुआ है, हमारा जो लिगेंड है उसमें है यहाँ पर CN की जगह में NH3 दिया हुआ है, जिसका 4 है, और Cl2 है। अब यहाँ पास लिगेंड जो है 4 है इसमें, लिगेंड 4 है तो इसमें टेट्रा कहेंगे। और ये जो है अमीन होता है, क्या होता है, अमीन होता है, CH3 को अमीन कहते हैं। और फिर धातु जो है वो यहाँ पर जिंक होने वाला है। ऑक्सीजन संख्या कितना होता है, ये 2 हो जाता है जिंक का। आपको याद होगा तो डायरेक्ट कर लो, नहीं है तो आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने ट्रिक बताया था, कुछ तो याद रहते हैं। अब ये जो Cl है, Cl भी है, यहाँ पर देखोगे तो इस साइड है, कोष्टक में नहीं है, कोष्टक के बाहर नहीं है, तो ये जो है माइनस में आ जाएगा। वो प्लस था, ये माइनस था, माइनस होता है तो बाद में लिखेंगे, प्लस होगा तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। मैंने बोला था कोष्टक के बाहर हो तो लिखना है, पहला कंडीशन ये था। तो जब देखोगे तो टेट्रा अमीन जिंक 2 क्लोराइड यहाँ पास हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर कोष्टक के बाहर मतलब ये धनायन है। अभी चूंकि धनायन है तो सबसे पहले होगा के का पोटेशियम हो जाता है 2 है, मतलब कि इसका जो वो क्या होगा, ऑक्सीजन संख्या 2 हो जाएगा। अब ये Na है, चूंकि यहाँ पर क्या होगा, परमाणु धातु होगा, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु होगा, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, निकेट कहते हैं। अब ये देखो इसका यहाँ पर जो निकालेंगे ऑक्सीजन संख्या वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका -1 होता है तो इसका -4 हो जाएगा। शेर को हम लोग क्या कहते हैं, शाइनो कहते हैं। ये 4 का टेट्रा हो जाएगा। तो जब निकालेंगे पोटेशियम टेट्रा शाइनो निकेट 2 यहाँ पर हो जाता है। कितना आसान तरीके से हमने बना लिया हुआ है। यहाँ पर IUPAC नेमिंग, IPAC नेमिंग जो नामकरण है वो हमने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया है। बस 5 स्टेप, 5 सिंपल स्टेप, और हमने कंप्लीट कर लिया। पूरे के पूरे 4 नंबर, 4 क्वेश्चन आएंगे या 2-3 क्वेश्चन आएंगे। आप आराम से बना लोगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। आप इजीली जो है 1 मिनट में 1 क्वेश्चन बना पाओगे और आप नंबर ले पाओगे। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसका तो भाई पूरी थ्योरी है तो आराम से बन जाएंगे सारे थ्योरी, आई नो, ठीक है। सो आगे देखते हैं, अगला यहाँ पास है संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये क्या बोलता है,
यह सिद्धांत संकुल युग्म में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बनने वाले बंधों की प्रकृति जो है उसको समझाता है। तो ये जो होता है ना, इसमें हम देखते हैं तो भाई अलग अलग बंध हमें मिलते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग बंध मिलते हैं, अलग अलग बाउंड जो है वो हमें मिलते हैं। सो अलग अलग बाउंड है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला जो बाउंड है वो क्या होने वाला है? तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंचय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक जो है वो उपस्थित होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि भैया ये संकुल यौगिक होगा, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु में जो उपसंचय संख्या है ना, वो उतना ही होगा, उतना ही रिक्त बराबर होगा जितना यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने वही एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें क्या लिगेंड 6 है। लिगेंड 6 है, इसका मतलब ये है केंद्रीय धातु परमाणु जो Fe यहाँ पास है उसमें उतना ही कक्षक जो है वो खाली है। मतलब जितना लिगेंड होगा उतना ही कक्षक उसमें खाली होगा ताकि इलेक्ट्रॉन का युग्म हम दान कर सके। तो पहला नियम ये कहता है, जिसे हम लोग रिक्त कक्षक क्या कहते हैं, रिक्त कक्षक उपलब्ध होना जो है हम कहते हैं पहला नियम। इसके अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है? सो अगला नियम है सिग्मा बंध का। सिग्मा बंध था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बन बनता है। क्या कहता है? सिग्मा वन बनता है। यहाँ पास हो क्या रहा है? केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसका जो रिक्त कक्षक है वो लिगेंड के भरे हुए कक्षक के साथ क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन जैसे वो करता है सो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं अगर हमें प्रदर्शित करना होता है तो। ठीक है, ये Fe है। 6 यहाँ पास क्या है भैया? हमारे यहाँ पास क्या है? 6 है लिगेंड। तो हम क्या करेंगे? 6 यहाँ पास लिगेंड दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन का युग्म है और यहाँ पास क्या करेगा भैया? वो जो है रिक्त स्थान जो है ना, और ये भरे हुए इसके जो है उसके साथ अति व्यापित करेगा और करने से सिग्मा वन जो है वो यहाँ पास बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं, वो है यहाँ पास पाई बंध। वो क्या है भैया? पाई बंध, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पाई बाउंड कहते हैं। इसका निभा देते हैं। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापी करते हैं तो पाई बंध बनाते हैं। उसमें क्या हो रहा था? उसमें क्या हो रहा था? हमने क्या लिया था? केंद्रीय धातु परमाणु का खाली लिया था, खाली रिक्त लिया था, और वो लिगेंड के भरे हुए के साथ क्या कर रहा था? अतिव्यापन करा रहा था। बट अभी जस्ट उल्टा कर देते हैं, जो अपना केंद्रीय धातु परमाणु है उसके भरे हुए खाली स्थान ले लेते हैं, मतलब भरे हुए कक्षक ले लेते हैं, और खाली कक्षक जो है लिगेंड के ले लेते हैं, और दोनों क्या करते हैं? अति व्यापन करा देते हैं। और जैसे हम कराते हैं जो बंध मिलेगा, जो बॉन्ड मिलेगा वो पाई बॉन्ड मिलने वाला है, वो पाई बॉन्ड मिलने वाला है। यह बंध संभव है परंतु बहुत कम होता है, क्योंकि कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं नहीं होते हैं। क्या होते हैं? भरे नहीं होते हैं, इसलिए ये संभव नहीं है, मतलब बहुत कम देखा गया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर टॉपिक देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर है बर्नौली का उपसंयोजन सिद्धांत। बर्नौली का उपसंयोजन सिद्धांत देखते हैं। सो बर्नौली का उपसंयोजन सिद्धांत क्या कहता है? इसका मूल अवधारणा ये है, मतलब मूल थ्योरी जो है वो देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है। हमने क्या बोला? किसी भी उपसंयोजक यौगिक लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, उसमें हम देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की दो यहाँ पर क्या होती है? संयोजकताएं होती है। दो संयोजकता होती है। एग्जाम्पल के लिए K4 FeCN6 है। अब इसके यहाँ पर क्या होंगे? दो संयोजकताएं होंगे, एक प्रथम संयोजकता, एक द्वितीय संयोजकता। तो हम क्या करेंगे? प्रथम और द्वितीय ले लेते हैं, मतलब कि प्राथमिक मतलब प्राइमरी ले लेते हैं और सेकेंडरी ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? प्राथमिक और द्वितीय दोनों के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है, और वो पूछा जा सकता है आपको अंतर। ठीक है, 2 नंबर में देखते हैं। प्राथमिक संयोजकता देखते हैं तो यह रेड आयन द्वारा यहाँ पर संपन्न होती है। यह विलयन में आयनित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यह बिंदु रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन को कोष्ठक के बाहर रखा जाता है, जिससे उपसंयोजक संख्या कहती है। क्या कहते हैं? उपसंयोजक संख्या कहती है। सिंपल थ्योरी थी जो आपको यहाँ पास पढ़नी थी। अगला यहाँ पास भैया जो सेकेंडरी यहाँ पर संयोजकता है, द्वितीय यहाँ पास क्या है? संयोजक है। अब देखते हैं, यह धन आयन तथा उदासीन आयन द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। साथ ही ऋण आयन के द्वारा भी हो जाता है कभी कभी। फिर द्वितीय संयोजकता निश्चित होती है, जिसे उपसंयोजकता कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसे सतत रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। द्वितीय संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड व केंद्रीय परमाणु के साथ कोष्ठक
के अंदर रहते हैं, क्या कहते हैं, कोष्टक के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी बहुत ज़्यादा ईजी है, दोनों में यहाँ पर अंतर पूछ रहेगा तो आप अंतर बता सकते हो कि अंदर रेड आयन मतलब रेड आयन द्वारा होता है, ये केवल क्या होता है, रेड आयन द्वारा होता है, बाकी रेड आयन और उदासीन अणु के द्वारा भी हो जाता है और धन आयन के द्वारा भी ये होता है। फिर इसका देखा जाए तो आयनीकरण की बात की जाए तो इसमें क्या होता है भैया, आयनीकरण होता है, इसमें अनआयनीकरण होता है, मतलब कि नॉन, यहाँ पर क्या होता है उसका देखा जाए प्रदर्शन तो बिंदु रेखा द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है और इसे सतत जो है रेखा उसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें स्थान की बात की जाए तो कोष्टक के बाहर होता है और ये कोष्टक के अंदर में होता है। तो यहाँ पर अंतर थे और यहाँ पर हमने अंतर पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मैंने बोला था आधा घंटे के अंदर में, मतलब 30 मिनट के अंदर में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन 25 मिनट में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर था। बस इसमें मेन जो टॉपिक था वो था IUPAC नेमिंग, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है और आपसे आराम से बन जाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। इसके बाद जो यहाँ पास है इंपॉर्टेंट वो क्या है, लिगेंड, और यहाँ पर जो अपना मेन टॉपिक है वो है भैया केंद्रीय धातु परमाणु। ये दो टॉपिक अगर आप समझ जाते हो तो पूरा चैप्टर का खेल यहाँ पर सबसे कंप्लीट हो जाता है। मतलब दोनों ही टॉपिक यहाँ पर चाबी होने वाला है इस चैप्टर का, अगर आपने उसे पढ़ लिया तो भाई पूरा का पूरा समझ आ जाता है। ओके, तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, हमने कंप्लीट कर लिया। नोट्स आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा, डिजिटल और हैंड रिटन दोनों ही आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर में। आप जरूर से यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, रीड कर लेना जो भी थ्योरी वगैरह होने वाला है, और नोट्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर में, और अगला क्लास इसके बाद फिर से बायोलॉजी का होने वाला है, देन फिर से केमिस्ट्री का। सो मिलते हैं, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।